चलिए देन आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल देख लिए, सेक्सुअल का डिफरेंस देख लिए, पार्थिनोजेनेसिस देख लिए जो इन दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, देन आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आप लोगों को राइटिंग समझ आ रही बेटा? लास्ट बेंच वाला समझ आ रही राइटिंग? हाँ। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। और गैमेट का ट्रांसफर होगा, बाय पेरेंटल है तो गैमेट ट्रांसफर कहाँ होगा? मेल की बॉडी से। कैसा हो सकता है क्या कि मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में जाए ही ना? अरे बाबा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, लेकिन उसमें भी गैमेट ट्रांसफर होता है। भले फीमेल की बॉडी में ना जाए, फीमेल की बॉडी में जाएगा तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, पढ़े थे ना एनिमल किंगडम में। और अगर वो फीमेल की बॉडी में ना जाए और लेकिन एग तक तो पहुंचे, तो वो भी तो एक ट्रांसफर है गैमेट का, है ना? जहां पर एग है वहां तक वो पहुंचेगा। समझ आया? ठीक है, चलो। गैमेट ट्रांसफर देन फर्टिलाइजेशन समझ गए। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? बोलो। है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? हैं? ओवा फॉर्मेशन करता है। हाँ, बोलो। हाँ, एक तो वो गैमेट फॉर्मेशन करता है, गैमेट फॉर्मेशन। कौन सा गैमेट बनता है? एग या ओवम। और दूसरा है मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन?
टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दो काम ध्यान रखेंगे, कोई भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो, मेल हो या फीमेल हो, पहला गैमेट बनाएगा, दूसरा सेक्स हार्मोन बनाएगा, मेल हो चाहे फीमेल का हो, ठीक है। अगर यहीं पर मैं अगर फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं, दैट इज ओवरी। ओवरी का दो काम, पहला गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना, समझ आया, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो गैमेट को ट्रांसफर करेगा, है ना, मैच्योर करने में हेल्प करेगा, ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, और अगर वो फीमेल है तो तो प्रेगनेंसी होल्ड करने में हेल्प करेगा, है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है, समझ आ रहा बात? तो क्या क्या काम होता है? गैमेट के ट्रांसफर में हेल्प करता है, और सॉरी, गैमेट मैच्योरेशन, गैमेट ट्रांसफर एंड एम्ब्रियो जेनेसिस में हेल्प करता है, समझ आया बात? तो ये मेनली जो रहता है, तीन काम हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करता है, क्या क्या? गैमेट मैच्योरेशन, ट्रांसफर एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। चलिए, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आएगा? रिटेटेस्टिस, वासाई फ्रेंशिया, वासाई फ्रेंशिया, और यूरेथ्रा कहाँ से आ जाएगा भाई? जैसा भगवान ने बनाया था वैसे ही बताओ, जैसा भगवान ने बनाया है वैसे ही अपन पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा है। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, हाँ, ejaculatory duct एंड यूरेथ्रा। एक्चुअल में यूरेथ्रा जो रहता है वो यूरिनरी पार्ट का हिस्सा है, मतलब यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है, बट मेल में यूरेथ्रा जो रहता है वो जेनेटल ऑर्गन का भी ये हिस्सा है, इसीलिए मेल यूरेथ्रा को यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मेल यूरेथ्रा को आता है, आ चुका है, मेल यूरेथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, समझ आया? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल यूरेथ्रा को सिर्फ यूरेथ्रा बोलते हैं, और वो यूरिनरी ट्रैक्ट है, प्योरली यूरिनरी ट्रैक्ट है, बट मेल यूरेथ्रा इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, क्योंकि इस यहां से स्पर्म ट्रांसफर होता है, क्लियर है बात? और यूरिन भी ट्रांसफर होता है। देन उसके बाद देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आएगा बेटा? तीन टाइप के एक्सेसरी ग्लैंड्स आएंगे। पहला, भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही बताओ, सेमाइनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और कॉपर्स ग्लैंड। तीसरा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोलते हैं। तो ये तीन हो गया। एक्सेसरी डक्ट्स
से क्वेश्चन क्या आता है कि भैया आपको स्पर्म का पाथवे बताना है। ठीक है, 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल, 2019 या 20 में आया था ये। स्पर्म का पाथवे बताना था आपको। ठीक है, बहुत सिंपल। तो अब जैसे भगवान ने बताया है, बनाया है, वैसे ही बताना है। अब अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर एपिडिडमिस, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेटे टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया एपिडिडमिस वास्ट डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट देन यूरेथ्रा। कई बार यूरेथ्रा को नहीं देते हैं, बट दे दिए तो ध्यान रखना है। ठीक, देन अगर आपसे पूछे कि स्पर्म जो है वो कौन से ग्लैंड से होके गुजरता है, उसका सीक्वेंस, तो भी भगवान ने जैसे बनाया हो वैसे ही बताना है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, देन बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। चलो एक डायग्राम देखते हैं, उसे समझ आ जाएगा। इधर ध्यान देंगे, जैसे ये टेस्टिस है बेटा, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इधर ध्यान देंगे, बाद में लिखेंगे, डायग्राम को पहले समझ लो, सब दिया हुआ है बुक में, बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख रहा है, ये कंपार्टमेंट्स ऐसा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे 200 250 ऐसा, 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है एक टेस्टिस में। ठीक है, मतलब 250 के आसपास ऐसा कंपार्टमेंट्स होते हैं, चैम्बर होता है। ठीक है, उसमें आपको ये जो कलरफुल दिख रहा है, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल, तो ये क्या चीज है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल एक जगह ऐसा इकट्ठा होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होगा, बहुत सारे ऐसा, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटे टेस्टिस। ठीक है, रिटे टेस्टिस ऐसा पूरा कंबाइन होगा, क्या बनेगा, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया डाउन जाएगा और ऐसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत कॉइल्ड होता है, बहुत लंबा होता है ये। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है, फिर कंटिन्यू होगा एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब में, जो कि यूरेटर से ऐसा उसको लूप, उसके सराउंडिंग में ऐसा लूप बनाता है, यहां पर मैं नहीं बना रहा हूं, और ये ऐसा। ठीक है, तो ये क्या चीज है, वास्ट डिफरेंस। ठीक इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक। मेन जो क्वेश्चन फंसता है लोगों का, जो टफ क्वेश्चन होता है, वो हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, हार्मोन्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वहीं फंसते हो आप लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको 3 जगह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब 3 जगह से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं कॉन्सेप्चुअल। पहला स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, और तीसरा जो पार्चुरेशन का जो पूरा मैकेनिज्म होता है, हार्मोनल कंट्रोल होता है, समझ आ रहा है, जो पूरा 0 से 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस आपको मिलेगा। तो ये 2 से 3 टाइप का जो वैरायटी अच्छे क्वेश्चन जो वहाँ आते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको जो हार्मोनल चेंजेस है, ड्यू टू स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो भी हार्मोनल चेंजेस होना है, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ठीक, बाकी सब बेसिक है, इसमें सिंपल सिंपल रहेगा। चलो, तो यहाँ से भी अपन क्या देखेंगे भैया, ये एपिडिडिमिस हो गया, ठीक है, और ये वास डिफरेंस हो गया, ऐसा, ये थोड़ा गलत हो गया है,
ठीक, अब ये दोनों जुड़ रहा है, इधर ध्यान देंगे। ये ऐसा, ये हुआ, ये समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? ये भी वास्ट डिफरेंस है, ये भी वास्ट डिफरेंस है। दोनों वास्ट डिफरेंस जो है ऐसा जुड़ता है एक जगह। इधर देखो, जैसे ये एक वास्ट डिफरेंस है, ये दूसरा वास्ट डिफरेंस है, ये आके एक जगह ऐसा जुड़ जाएगा, जुड़ेगा और एक कॉमन डक्ट बनाएगा। क्या बोलते हैं इस कॉमन डक्ट को? इस कॉमन डक्ट को क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। फिर एक सवाल है कि भैया ये ओपन कहाँ होता है? हैं? कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा अपन बनाते हैं। तो यूरेथ्रा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है यूरेथ्रा? यूरिनरी ब्लैडर से आएगा। इधर ध्यान देंगे, ये ऐसा, इसलिए मैं अलग अलग बनाया हूं इनको। अब आप देख सकते हो, अभी मैं इस लाइन को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये ऐसा, इसका मतलब ये है कि जैसे ये यूरेथ्रा नीचे डाउन जा रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट ऐसे पीछे से आकर के ओपन होता है उसमें। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट पीछे से आकर के ऐसा ओपन होता है, जैसे ये यूरेथ्रा जा रहा है बेटा, है ना। अपन पीछे वाला हिस्सा अगर देखें तो ऐसा इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है उसमें। समझ आ रहा है? ये क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है? यूरेथ्रा। तो ऐसा यूरेथ्रा पीछे की तरफ से ऐसा ओपन हो रहा है। क्लियर है बात? तो डायग्राम में इसलिए उतना नहीं दिखता क्योंकि पीछे से ओपन होता है, इसलिए डायग्राम में वैसा नहीं समझ आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यूरेथ्रा में ऐसा पीछे की तरफ से ओपन होगा एक कॉमन डक्ट, है ना। वास डिफरेंस दोनों जुड़ेगा, एक कॉमन डक्ट बनेगा, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है बात? तो यहां पर आपने एक एक्सेसरी ग्लैंड देखा, क्या? कौन सा? क्या है ये? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो सबसे पहले यही आया। उसके बाद आपको ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है बड़ा यहाँ पर, ये पूरा ये एरिया, यहाँ पर अगर आप दिख रहा है ये ऐसा, है ना, चारों तरफ ऐसा उसको कवर करके रखता है यूरेथ्रा को, ऐसा। ये क्या है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। देन फिर उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिखेगा? बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ऐसा ऐसा, छोटा सा मटर के दाने जितना छोटा, है ना, मटर के दाने जितना छोटा रहता है, क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अकॉर्डिंग टू स्पर्म पाथवे, एक्सेसरी ग्लैंड्स का सीक्वेंस क्या होगा? सेमिनल वेसिकल, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, पहला ये, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बेसिक बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक, चलिए, हो गया? क्लियर है? चलो, अब इसमें एक दो चीजें और देखते हैं कि ये टेस्टिस जिसके अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो एनक्लोज होता है, क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम। स्क्रोटम में मसल्स होता है? नहीं होता? होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल होता है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, इसका टेस्टिस का जो
लोकेशन है उसको चेंज करता है। भाई जैसे ठंड के समय में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो रहता है, बॉडी मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा कम रहेगा। तो ये बॉडी के पास ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करके टेस्टिस को बॉडी के पास लेके जाएगा। ठीक है, गर्मी के समय में सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बॉडी से थोड़ा दूर कर देता है इसको। समझ आ रहा बात? तो ये जो इनवॉलेंट्री मसल होता है स्क्रोटम में, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक भाई, जैसे टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम रखना है अपने को। तो ये जो कम रखने का जो तरीके होते हैं वो इस स्क्रोटल सैक के कारण होता है, क्योंकि इसमें ऐसे इनवॉलेंट्री मसल होते हैं जो जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करता है स्क्रोटम का। ठीक है, तो स्क्रोटम के कारण स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस का टेम्परेचर कितना रहता है बेटा? टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, जैसे गर्मी में टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तब ये स्क्रोटम का जो इनवॉलेंट्री मसल है क्या करेगा, एकदम लूज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जिसके कारण टेस्टिस को बॉडी से दूर कर देगा। ये बॉडी वाला हिस्सा है बेटा, ठीक है, बॉडी से दूर कर देगा। ठंड के समय में क्या होगा, शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहेगा, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो गया, तो टेस्टिस को बॉडी के पास लेके जाएगा ताकि वहां से हीट मिल सके, उसको टेम्परेचर ज्यादा डाउन ना हो। भाई जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको अब कितना रखना है भैया, 35 रखना है। अब बाहर का क्लाइमेट का टेम्परेचर काफी कम हो गया, तो अब बॉडी के पास लेके जाएगा ताकि यहाँ से हीट यहाँ मिल सके और इसका टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास मेंटेन हो सके। दैट इज ऑल बिकॉज फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो टेम्परेचर लोअर क्यों रखा जाता है, कई बार आता है क्वेश्चन, टेम्परेचर क्यों लोअर रखा जाता है? फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सारा उपाय किया जाता है। ठीक है, आसान है। यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जो इस टेस्टिस को स्क्रोटल से कनेक्ट करके रखता है, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, गुबर्निकुलम। गुबर्निकुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्क्रोटल सैक को टेस्टिस से ज्वाइंट करके रखता है। ठीक है, हटा दें। चलिए फिर देखते हैं पेनिस का स्ट्रक्चर। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम देखें तो इसमें 2 टाइप के मसल होते हैं। इट इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस। यहां से पास हो रहा है यूरेथ्रा, ये किसका ओपनिंग है, यूरेथ्रा का। ठीक है,
यूरेथ्रा जिस मसल के अंदर होता है उसको कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में उतना आता नहीं है क्वेश्चन आजकल। ये क्या है बेटा? मसल है। ये भी क्या है? मसल है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ना, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ये कैवर्नोसा है। कुल मिलाकर के आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पेनिस होता है दे आर मेड बाय मसल्स। ठीक है, तो अब ये जो मसल है, ये जो मसल है ये स्पर्म ट्रांसफर के समय यूज में आता है। कैसे? फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो अब ये इरेक्शन ऑफ पेनिस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होगा या रिलैक्सेशन से होगा? अधिकतर लोग यही सोचते हैं, बट वो रिलैक्सेशन के कारण होता है। दैट इज द बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ ब्लड। मसल्स रिलैक्स होता है, उसमें ब्लड की फीलिंग होती है। समझ आ रहा है? यहाँ पर मसल्स के आसपास ऐसा बहुत सारे क्या रहते हैं बेटा, ऐसा बहुत सारे ऐसा साइनसेस होते हैं। समझ आ रहा है? साइनसेस होते हैं। मसल जब रिलैक्स होता है तो साइनस में ब्लड की फीलिंग होती है, बहुत तेजी से ब्लड वहां जाता है ना, तेजी से ब्लड वेसल वहां पर ब्लड फिल करता है। और वो साइनस जो होता है, इट इज अ स्पेस जिसमें ब्लड फिल होता है, बहुत तेजी से वहां पर ब्लड फिल होता है, तब जाकर के इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है और गैमेट का ट्रांसफर हो पाता है। समझ आ रहा बात? अब अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? गैमेट तो बनेगा बट गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं, इस टाइप का जो डिसफंक्शन होता है, इसको ही इम्पोटेंसी बोलते हैं। नॉट इनफर्टिलिटी नहीं बोलते हैं इसको। ठीक है, इनफर्टिलिटी का एक टाइप होता है क्या? इम्पोटेंसी। तो इम्पोटेंसी में गैमेट फॉर्मेशन तो अच्छे से होगा बट इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं होगा, जिसके कारण ट्रांसफर ऑफ गैमेट नहीं होगा फीमेल ट्रैक्ट में। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस ब्लड फिलिंग के कारण होता है। क्लियर है बात इतना? चलो, क्लियर है, ये हो गया। तो इम्पोटेंसी इज डिफरेंट देन इनफर्टिलिटी। तो एक्चुअल में इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर वो फर्टाइल नहीं है तो इनफर्टिलिटी में आ गया, बट एक्चुअल में गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस नॉर्मल होता है, बट गैमेट ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो प्री गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या देखा? दो चीज देखा, एक तो गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, दूसरा गैमेट का ट्रांसफर होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी चीज अगर नहीं होगा तो भी वो इनफर्टाइल हो गया। ठीक है, क्लियर है बात इतना? पहले आता था इस टाइप के क्वेश्चन कि भैया गैमेट फॉर्मेशन सब सही है, गैमेट की काउंटिंग सही है, गैमेट की क्वालिटी सही है, मूवमेंट ठीक है, समझ आ रहा है, बट फिर भी कपल आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। समझ आ रहा है? चलो हटा दें इसको। अब देखेंगे क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ये क्या है बेटा? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ध्यान से समझते जाएंगे। इसके अंदर हमको क्या मिलता है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है। अगर आपको समझना है डिटेल में तो खाली हार्मोन एक्शन ही पढ़ना है डिटेल में, बाकी सब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है। जबरदस्ती यूट्यूब यूट्यूब में देख के, है ना, ताम झाम लंदी फंदी पढ़ने का मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ कई लोग अच्छा पढ़ाएंगे सोच के बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, कोई काम का नहीं है आपके। नहीं आना है क्वेश्चन, जहाँ पर एक्स्ट्रा है मैं खुद ही बताऊंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है समझने के लिए तो सिर्फ हार्मोन एक्शन पढ़ना है इस चैप्टर का बस, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। बाकी एज
एग्जैक्ट आपको पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही आएगा। हार्मोन एक्शन डिटेल में वो तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हार्मोन एक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि हार्मोन से थोड़ा सा अगड़म जगड़म क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी कहीं भी आपको कुछ भी इधर उधर का बुक, कोई भी इधर उधर का लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, इस चैप्टर में ना, इसके बाद वाले रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ वाले चैप्टर में देखना है। समझ आ रहा है? ठीक है। अभी तक जितना मैं बताया हूँ उतना बहुत काफ़ी है। जबरदस्ती का इधर उधर के ऐप से, यूट्यूब से, हाँ, दुनिया भर के पुस्तक कॉपी से एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बेवकूफ़ी नहीं करना, बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो समय है वो थ्योरी में खा जाएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जितना भी है एक बार में यहाँ समझो। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, भैया नहीं समझ आ रहा है तो बाद में देख लेंगे। फोकस अगर आप यहाँ करके जाओगे बेटा, तो 70 to 80% चीजें यहीं पर करके जाओ। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं, सर क्वेश्चन बनाने का समय नहीं मिलता है या ज्यादा समय नहीं मिल पाता, हम पढ़ते बहुत हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि सर 3 घंटा बायो में निकल गया। अरे यार, मैं यहाँ पर 2 ढाई घंटा पढ़ा रहा हूँ, आप उसको 3 घंटा थ्योरी पढ़ने में अगर आपको लग रहा है, समझने में लग रहा है, मतलब आप यहाँ पर अटेंटिव नहीं थे, आप यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। क्लास में अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो घर में आपको 2 ढाई घंटे का जो लेक्चर है उसको मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे। समझ आ रहा है? और अगर आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो वहां पर 2 घंटे की चीज 4 घंटा लगेगी समझने के लिए, याद करने के लिए। तो फोकस यहाँ अच्छे से रखो, यहाँ इतना फोकस रखो, इतना कंसंट्रेट होकर के बैठो कि 70-80% चीजें यहीं पर आप रिटेन करके जाओ। घर में जाकर के कम समय में रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा समय क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो। यही स्ट्रेटेजी होती है दुनिया का हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का। बट यहाँ पर बैठे हैं और दिमाग कहीं और है, तो इससे सिलेक्शन नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि समय तो लिमिटेड है ना यार सबके पास, जिसका सिलेक्शन होगा उसके पास भी, जिसका नहीं होगा उसके पास भी। ठीक है। कई लोग थोड़ा सा ऐसा रहता है कि चलो आज ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। इसीलिए हर दिन अटेंड करना बहुत जरूरी है। आपको वो चैप्टर आता है या नहीं आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो रेगुलरिटी है, समझ आ रहा बात, वो मेंटेन होना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको एक रूटीन सेट करना है, भैया ये इतने बजे से क्लास है, ठीक है, आता है तो भी जाना है, कुछ सीख के आना है। नहीं भी सीखे तो भैया जल्दी याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। इसके अंदर अगर आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के आसपास कुछ सेल्स होते हैं, ऐसा। दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, ये क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। और ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल का काम क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन। और इंटरस्टिशियल लेडिक सेल का काम क्या है? प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। तो हम लोगों ने देखा था टेस्टिस का दो काम है, पहला स्पर्म प्रोडक्शन, दूसरा हार्मोन सिक्रेशन। ठीक है, तो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन। तो एग्जाम में आता है स्पर्म कहाँ बनता है और टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है। तो स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। और हार्मोन कहाँ बनता है लेडिक सेल में। क्लियर है बात इतना? चलो, देन उसके बाद आते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल किस टाइप का भैया? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें ऐसा, इधर देखो, ये क्रॉस सेक्शन है, इसको अपन थोड़ा बड़ा करके देखें।
ठीक है, तो ये इस तरीके का ऐसा ट्यूब है बेटा, ऐसा ट्यूब है, इस ट्यूब को अपन कट करके ऐसा दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर से एपिथेलियल लाइनिंग से कवर्ड होता है। इट इज अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आता है एग्जाम में, किस टाइप का एपिथेलियम से लाइंड होता है? इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने आप लोगों का वो वाला टॉपिक छोड़ा है ना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू वाला, वो इसीलिए छोड़ा है क्योंकि ये सब जगह आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो, ऐसे ही याद हो जाता है, वहां पर पढ़ोगे तो पूरा रटना पड़ता है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को ही क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम का मतलब होता है किसी के अपॉन, किसी के ऊपर कवर करना। ठीक है, किसी के ऊपर कवर करना, कवरिंग बनाना, चाहे बाहर हो चाहे अंदर साइड से हो। तो ये देख सकते हो अंदर साइड से कवरिंग है। ठीक है, तो ये एपिथेलियम हो गया। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, और क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, ऐसा एपिथेलियल लेयर, ऐसा समझ आ रहा है? ऐसा। तो ये क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल। मैं ऐसा नहीं बनाया हूँ, मैं इसको एमएस टाइप का बनाया हूँ, बट वो होता सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, जल्दी जल्दी में अपन ऐसे ही बनाते हैं, ध्यान रखना। हो गया? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है उसमें बीच बीच में कुछ सेल्स, जो एपिथेलियल सेल है, थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, ऐसे। सिंपल क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होता है उसमें कुछ सेल जो रहते हैं लॉन्ग कॉलमनार सेल्स होते हैं। ये किस टाइप के सेल है? लॉन्ग कॉलमनार सेल। ठीक है, लॉन्ग कॉलमनार सेल्स। ये जो लॉन्ग कॉलमनार सेल होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसी से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी बोलते हैं। जैसे होता है ना बेटा कई घरों में कि जो बच्चे हैं वो पैदा हुए, फिर मदर अगर वर्किंग है तो एक आया माँ होती है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, दादी नानी ऐसा नहीं है, तो एक आया माँ होती है जो उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। होता है ना? मदर जॉब में जा रहे हैं तो बच्चों को वही खिलाना पिलाना, खेलना, उनका देखभाल करना आया माँ करती है। ठीक है, नर्सिंग का काम, समझ आया? ठीक है, तो इसीलिए वैसे ही पैदा कौन किए? पैदा इन्होंने किया। फिर उसके बाद उसको पाल पोस के बड़ा करना, खाना वाना ठूसना, ठीक है, उसको देखभाल करना, वो सब सारा काम किसका है? सर्टोली सेल का होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? नरिशमेंट, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। और क्या काम करता है? स्पर्म मैच्योर भी होता है यहाँ, एंड सर्टोली सेल और क्या करता है? लिख लिया रहा ना?
produces inhibin hormone, androgen binding protein, इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, जैसे भाई अब अगर आप जैसे कोई एक आया माया है, उसको एक बच्चा दे दिए, चलो संभालो, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा भी हो गया, बोले यार इसको भी संभालो, फिर तीसरे साल तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, समझ रहे हो? तो फिर उसके बाद एक समय के बाद बोलेगे, क्या बोलेगी वो, अब बस भी करो भाई, इससे ज्यादा मेरे से हैंडल नहीं होगा, समझ आ रहा है, इससे ज्यादा मेरे से हैंडल नहीं होगा। तो वैसे ही इनिबिन हार्मोन कौन बनाता है, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल से ये इनिबिन प्रोटीन है एक प्रकार का, ये रिलीज होगा और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को बंद करवाते हैं। कैसे? एफएसएच को ब्लॉक करके। आगे देखेंगे कि कैसे होता है। इनहिबिट 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 spermatogenesis by blocking FSH, by blocking FSH। चलो आप बताओ बेटा, FSH कहाँ से आता है, कहाँ से सिक्रेट होता है? FSH हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तुम लोग शर्म आ रहा है? आप बताओ बेटा। आप बताओ कहाँ, कौन सा पिट्यूटरी, एंटीरियर की पोस्टीरियर? एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आता है, ठीक है। एफएसएच और एलएच दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, जीएनएच। तो वहां से आएगा। तो सीधी सी बात है, जो इनिबिन हार्मोन है ये कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां जाकर के एफएसएच जीएनएच के सिक्रेशन को रोक देगा बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आगे देखेंगे इसको, ठीक है। समझ आ रहा बात? क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि इधर ध्यान देंगे, क्योंकि यहां से जो स्पर्म बन रहा है, वो सारा स्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं बेटा, सर्टोली सेल से। ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा। तो एक समय के बाद भर जाएगा स्पर्म पूरा, तो कहाँ से न्यूट्रिशन देंगे? तो इसीलिए फिर ये इनिबिन रिलीज होता है रोकने के लिए स्पर्म प्रोडक्शन को, ठीक है, जरूरत से ज्यादा होने पर। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है, व्हाट इज एंड्रोजन? मेल एंड्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके रखता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? टेस्टोस्टेरोन अगर नहीं होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर टू कंसंट्रेट testosterone in seminiferous tubule for sperm production।
तो स्पर्म प्रोडक्शन जो गैमेट प्रोडक्शन होता है, ये पूरा का पूरा हार्मोनल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हार्मोनल मैकेनिज्म होता है। समझ आ रहा है? तो दो टाइप के हार्मोन है जिसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, जीएनएच, दैट इज एफएसएच और एलएच। कहाँ से आता है ये जीएनएच? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये सब याद रखो यार, आप लोग अभी तक मेजर टेस्ट हो गया याद नहीं है, बहुत शर्म वाली बात है। इतना इजी इजी चैप्टर आप लोग बायो भी नहीं पढ़ रहे हो, बायो भी अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है। बेटा बायो में अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो, क्लास में आ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो या घर में पढ़ रहे हो, अगर टेस्ट में अगर आपका बायो में 300 तक नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। 250 के नीचे अगर अभी है आपका तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ। बायो आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ऐसा तैयारी करना। अभी तो बहुत इजी है यार, जो है एनसीईआरटी है, कुछ कुछ जगह समझना है, बाकी चीज़ों को तो आपको याद करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 250 के ऊपर ही होना चाहिए, 250 300 के आसपास आपका आना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम 250 होना चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। इससे कम आ रहा है मतलब आपका बायो एकदम खराब है। 250 के नीचे मतलब बायो एकदम खराब, 200 के नीचे तो बहुत ज़्यादा खराब। और अगर 100 नंबर आ रहा है तो फिर और मैं क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेटा आप लोग 250 या उससे ऊपर मेंटेन करो बायो को किसी भी तरीके से। इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री 0 0 आओगे। कई लोगों को देखा हो, मैं बायो करते फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा छोड़ दिए, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, टाइम स्लॉट बना के पढ़ो। चलिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आपसे अगर आंसर बन रहा है तो आपसे एग्जाम में भी बनेगा। और एग्जाम में विद इन 10 सेकेंड वो क्वेश्चन बनेगा आपसे, विद इन 10 सेकेंड। यहाँ पर आंसर एकदम, क्वेश्चन आप, क्वेश्चन आया दिमाग में, अगर आंसर आया फट से मुंह पे आ गया, मतलब आप एग्जाम में 10 सेकेंड में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बना लोगे। समझ आ रहा है? और 300 320 से नीचे आपका नहीं आएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा पूरे साल भर में, जैसे रिवीजन भी आगे करेंगे, अगर फास्ट रिवीजन, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा अगर सबका आंसर आ रहा है तो मैं लिख के दे रहा हूँ 330 से नीचे आएगा ही नहीं बायो में आपका। मतलब मेरे में तो बेटा 95% आपका आ ही जाएगा, मैं आपको एकदम गारंटी दे रहा हूँ। उसके लिए आपको वैसी मेहनत करना है, ध्यान लगा के समझना है। चलिए, एफएसएच और एलएच है ना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना। जीएनएच, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का जो एक्शन होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, और एलएच जो रहता है वो लेडिक सेल। एलएच जो है वो लेडिक सेल्स, तो लेडिक सेल से क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर स्पर्म। क्लियर हो रहा है? एकदम सिंपल तरीके से लिखना है अपने को, सिंपल तरीके से ध्यान रखना है। हो गया इतना? इसको फटाफट करो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाऊंगा। हो गया?
हटा दूं? तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? सिर्फ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब अपन क्या देखेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में मेनली दो टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। पहला इसका सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है ना। तो क्या रोल है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ, हाँ। तो एक इसका सीक्वेंस आप लोगों को लिख लेना है ऐसा, जैसे पहले भी आप लिख चुके हो आई थिंक। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। कहीं कहीं पर एक्टिवेशन होता है स्पर्म का। एक्टिवेशन समझते हो? जहां उसकी मोबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। कहीं कहीं पर स्टोर भी होता है, बट पहले आता था वो क्वेश्चन, अब उतना नहीं आता। जैसे एपिडेमिस में थोड़ा एक्टिवेशन होता है, कैपेसिटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। और आपका जो वास्ट डिफरेंस होता है वहाँ पर एक रीजन होता है एम्प्यूला, इजैकुलेटरी डक्ट, वहाँ वो स्टोर भी होता है। बट अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं ध्यान रखनी क्योंकि अभी सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक। थोड़ा सा जान लिए उतना काफ़ी है। मतलब क्या है कि एक्सेसरी डक्ट्स का पहला क्वेश्चन जो आता है आजकल सीक्वेंस है, कहाँ से चालू हुआ कहाँ ख़त्म हो रहा है ना, स्पर्म का जो पैसेज हो गया। दूसरा इसका काम क्या है भैया? मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। इस ट्रांसपोर्ट के बीच में स्पर्म तो पैदा हो जाता है, टेस्टिस से जब बाहर निकलता है तो वो हाईली मोटाइल नहीं होता। तो हाईली मोटाइल होने के लिए इसमें किसी जगह पर एक्टिवेट होता है, दैट इज कैपेसिटेशन, और किसी जगह पर वो टेम्पररीली स्टोर होता है इजैकुलेट होने से पहले, मतलब बाहर निकलने से पहले। तो इतना क्लियर है? देन एक्सेसरी डक्ट्स से ये मेनली कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से जब, यूरेथ्रा से स्पर्म, स्पर्म प्लस फ्लूइड दैट इज सेमेन, आगे देखेंगे सेमेन किससे बनता है, सीमेन, आउट फ्रॉम द बॉडी, क्या बोलते हैं? नोन एज ejaculation ऑफ सेमेन। सेमेन ही हमेशा बॉडी से बाहर निकलेगा, नॉट ओनली स्पर्म। मतलब स्पर्म, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, सेमेन बाहर निकलता है। और सेमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस फ्लूइड, ठीक है, स्पर्म प्लस फ्लूइड। अब ये फ्लूइड कहाँ से बनता है देखेंगे सेकेंड पार्ट में, एक्सेसरी ग्लैंड से, ठीक है। समझ आया? क्या बोलते हैं इसको? इजैक्यूलेशन, ठीक। बॉडी से बाहर अगर जाता है तो उसको इजैक्यूलेशन बोलते हैं। अगर फीमेल ट्रैक्ट में पहुंचेगा तो आउट फ्रॉम बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इंसेमिनेशन। तो ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर बॉडी से बाहर निकलता है, फीमेल ट्रैक्ट में नहीं जाता, उसको इजैकुलेशन। और अगर बॉडी से बाहर निकलेगा और सेमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इनसेमिनेशन। क्लियर है बात? ये दोनों वर्ड को अपने को ध्यान रखना है और डिफरेंस ध्यान रखना है ना। दोनों थोड़ा अलग अलग है प्रोसेस से में, बट पॉइंट ऑफ रीचिंग के हिसाब से उसका नाम अलग अलग है। क्लियर हो रहा है इतना? अब ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है इस, है ना, ये कहाँ से आता है?
इसको मेनली सेमिनल फ्लूइड बोल देते हैं। ठीक, तो हमारे पास 3 टाइप के एक्सेसरी ग्लैंड है ना। उसमें से पहला जो है हमारे पास सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है हमारे पास, बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों मिला करके सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं, है ना, ध्यान रखना। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ही सेमाइनल फ्लूइड बनाते हैं। सेमेन में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड 3 में से 2 ग्लैंड बनाते हैं। सबसे ज्यादा 70% पार्ट इसी का होता है, किसका, सेमिनल वेसिकल का। बाकी जो 20-30% पार्ट है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। क्लियर है इतना बात। ये दोनों मिलाकर के सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड इज अल्कलाइन इन नेचर। 7.3 to 7.5 pH ऐसा होता है। ठीक है, pH ध्यान नहीं रखना है, इसका आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सेमाइनल फ्लूइड इज अल्कलाइन। ठीक है, व्हाई इट इज अल्कलाइन, हर एक फंक्शन का हर एक कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है, हर चीज का कुछ ना कुछ तो कारण होता है। तो अल्कलाइन इसीलिए होता है क्योंकि स्पर्म एसिडिक कंडीशन में मर जाता है, पहला। तो अब ये एसिडिक कंडीशन स्पर्म को कहाँ मिलेगा, वेजाइना में। वेजाइनल फ्लूइड इज एसिडिक इन नेचर। वेजाइनल फ्लूइड इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर स्पर्म वेजाइना में पहुंचा, ठीक है, तो उसके एसिडिक नेचर का ना स्पर्म की डेथ हो जाएगी, तो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो स्पर्म को पूरा एक अल्कलाइन फ्लूइड में लपेट के एक साथ जो रहता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचाया जाता है। और ये जो सेमाइनल फ्लूइड का जो अल्कलाइन नेचर होता है, ये वेजाइना के जो एसिडिक फ्लूइड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि ये अल्कलाइन होता है, जिसके कारण स्पर्म प्रोटेक्ट रहता है एसिडिक नेचर ऑफ वेजाइनल फ्लूइड से। समझ आया बात। ठीक है, हमारी बॉडी में मेनली ये ऐसा इसीलिए रखा जाता है ताकि माइक्रोब्स का बॉडी के अंदर क्या ना हो सके, इनर्वेशन ना हो सके, या वो अटैक ना कर सके। ठीक है, तो जितने भी हमारे ओपनिंग्स होते हैं वहां पर 2 चीजें होती है, या तो एसिडिक अल्कलाइन कंडीशन डेवलप होगा जितने भी ओपनिंग्स है बॉडी में, दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। समझ आ रहा है। तो 2 चीजों से बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है इन्फेक्शन के, क्योंकि बॉडी के अंदर जो रहता है इन्फेक्शन के घुसने का सिर्फ और सिर्फ जो रास्ता होता है वो बॉडी ओपनिंग्स होती है। स्किन से अंदर नहीं घुस सकता कोई, क्योंकि स्किन डेड होता है, आउटर लेयर। समझ आ रहा है। तो स्किन से तो नहीं घुस सकते, तो मुंह के थ्रू घुसेंगे। जो भी इन्फेक्शन है, हम ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं, मेनली खाने के कारण, पीने के कारण। सबसे ज़्यादा बीमारी होती है दुनिया में खाने और पीने के कारण, क्योंकि उसी के थ्रू जो फूड है वो, या वाटर जो है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड अंदर जाता है, उसके कारण दुनिया भर की बीमारियां होती है। ठीक है, दूसरा जो वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हमारे इनहेलेशन के कारण होता है। समझ आ रहा बात। ठीक है, देन एनल कैनाल के थ्रू इन्फेक्शन जाता है बॉडी में, वेजाइनल कैनाल के थ्रू जाता है, यूरेथ्रल के ओपनिंग के थ्रू जाता है। तो कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू ही वो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जाता है, और वहां से कई बार वो किडनी में चला जाता है, तो किडनी डिसीज भी होता है, ऐसा भी होता है। समझ आ रहा है बात आप लोगों को। तो इसीलिए जितने बॉडी के ओपनिंग्स है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो अब यूरेथ्रा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, यूरिन का नेचर क्या है, एसिडिक, इसीलिए एसिडिक रखा जाता है, न्यूट्रल नहीं है। समझ आ रहा है, ताकि माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक सके। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को। ठीक है, तो समझ आया व्हाई सेमिनल फ्लूइड इज अल्कलाइन इन नेचर। क्लियर है बात, इतना क्लियर है। चलिए, सेमिनल वेसिकल जो होता है, सेमिनल वेसिकल जो होता है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाता है। क्या बनाता है बताओ,
फ्रक्टोस, फ्रक्टोस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ seminal fluid. Fructose, fructose is a monosaccharide sugar. फ्रक्टोस जो रहता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। तो स्पर्म जब सेमिनल फ्लूइड के अंदर होता है तो ये फ्रक्टोस लेता है एज अ न्यूट्रिशन, ताकि जैसे ही वो, तो ये फ्रक्टोस ले लिया, समझ आ रहा बात, ठीक है। जैसे ही वो फीमेल ट्रैक्ट में पहुंचेगा हाई एनर्जी के साथ, क्योंकि एनर्जी किससे बनेगा भैया, शुगर से, मोनोसैकेराइड चाहिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। तो जैसे ही फ्रक्टोज ये इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने सेल के अंदर, जो स्पर्म है उसको हाई एनर्जी, उसकी बॉडी जो स्पर्म का सेल है वो क्या बनाएगा, हाई एनर्जी बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और वो हाई एनर्जी के इस्तेमाल से वो फ्लोट करता है एग तक, समझ आ रहा है। तो फ्रक्टोज किसके लिए भैया, फॉर न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, क्लियर हो रहा है बात। देन प्रोस्टेट ग्लैंड में एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इज वेरी नेसेसरी फॉर, मैंने बताया था आप लोगों को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट किस किस चीज के लिए होती है, ब्लड क्लॉटिंग, शुरुआत से पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखा था ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देन मसल में देखे थे मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्वस सिस्टम में देखे थे न्यूरॉन इंपल्स कंडक्शन, एसिटिल कोलिन का वेसिकल रप्चर नहीं होगा जब तक कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं बाइंड होगा, ठीक है। मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम की आवश्यकता थी, समझ आ रहा बात आप लोगों को। तो मसल्स की रिक्वायरमेंट और कहाँ होती है, मैंने बताया था स्पर्म एग को फर्टिलाइज जब करता है तो कैल्शियम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्पर्म कभी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कैल्शियम स्पर्म के साथ होना जरूरी है। तो कैल्शियम में स्पर्म कहाँ से आया, एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रीट करता है कैल्शियम आयन, समझ आया। जब मैं फर्टिलाइजेशन बताऊंगा तो बताऊंगा कैल्शियम क्यों नेसेसरी होता है। सिर्फ स्पर्म को अगर छोड़ देंगे और कैल्शियम अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो कभी जिंदगी में फर्टिलाइज नहीं कर सकता एग को, क्लियर है बात इतना। तो ये दो चीज अपने को ध्यान रखना है, कैल्शियम आयन एंड फ्रक्टोज, और भी चीजें होती है बट आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम आयन होता है सेमिनल फ्लूइड में, एक न्यूट्रिशन देगा और एक फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, क्लियर है बात इतना, ठीक। देन तीसरा जो ग्लैंड है वो क्या है भैया हमारे पास, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो रहता है ये लुब्रिकेटिव फ्लूइड बनाता है, लुब्रिकेटिव फ्लूइड बनाता है। हम लोगों ने देखा है कि ये दिख रहा है आपको बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, छोटा सा मटर के दाने जैसा। तो जब इधर ध्यान देंगे, यहाँ से स्पर्म आया है ना, इसने फ्लूइड सिक्रीट किया, ये सेमिनल वेसिकल है, देन प्रोस्टेट है। अब ये फ्लूइड जो रहता है एक क्लॉट के जैसा होता है एक्चुअल में, सेमेन जो होता है वो एक क्लॉट के मतलब एक थिक म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है, उसमें एक साथ स्पर्म को रखा जाता है, एक साथ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये थोड़ा सा थिक इसलिए होता है ताकि स्पर्म को ट्रैप करके रख सके। एक साथ अगर पहुंचेगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो मिलियंस में पहुंचता है ये, ठीक है, करोड़ों की क्वांटिटी में पहुंचेगा। तो अब क्या होगा, एक साथ जहां पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है स्पर्म एग तक पहुंचे। अब अगर थोड़ा थोड़ा 10-20 हजार अगर रहेगा तो बेटा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे स्पर्म को एक साथ ट्रैक्ट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये एक साथ आ गए, लेकिन यहां से यहां तक यूरेथ्रा से बाहर निकलने के लिए यहां पर एक लुब्रिकेटिव फ्लूइड होना जरूरी है ताकि वो आसानी से स्लिप होकर के बॉडी के बाहर इजेक्ट आउट हो सके, क्लियर हो रहा है बात। तो ये जो फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन का काम करने का, किसका, इंटरनल यूरेथ्रल लाइनिंग को, यूरेथ्रा के अंदर की जो लाइनिंग है वॉल है उसको लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, समझ आया बात, ठीक है। तो लुब्रिकेटिव फ्लूइड समझ आ गया क्यों, क्या काम है लुब्रिकेटिव फ्लूइड का, ठीक, टू लुब्रिकेट यूरेथ्रल वॉल, इंटरनल यूरेथ्रल वॉल, लिख लिया ना, टू लुब्रिकेट इंटरनल यूरेथ्रल वॉल,
चलो, ये क्लियर हो गया बेटा। व्हाट इज सेमेन? सेमेन क्या है? सेमेन क्या है? स्पर्म प्लस फ्लूइड। तो कितना स्पर्म होता है और कितना सेमेन एक बार में बॉडी से एजेकुलेट होता है? ठीक है, तो कितना बेटा? वन, एक इजेकुलेशन में 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म होने चाहिए इन वन इजेकुलेशन। मतलब एक बार में कितना स्पर्म मेल बॉडी से बाहर निकलेगा? 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। eject out from male body। ठीक है, in a single ejaculation 200 to 300 millions of sperm eject out। क्लियर है? 200 से 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो कितना करोड़ हो गया? कितना करोड़ होगा? 20 से 30 करोड़। 20 से 30, 20 टू 30 करोड़ ऑफ स्पर्म एक बार में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचने चाहिए। क्यों इतना सारा चाहिए? क्योंकि भैया अब जितने लोग भी रेस लगा रहे हैं सबके पास एनर्जी नहीं होगा, है कोई लूला लंगड़ा होगा, तो मतलब डिफेक्टिव होगा। अब हर सेल तो अच्छा नहीं होगा, जरूरी नहीं है, कोई डिफेक्टिव होगा। समझ आ रहा है? किसी को समझ ही नहीं आएगा जाना किधर है। समझ आ रहा है? अब उसके बाद दिमाग तो होता नहीं है। एक बार ऐसे बस जैसे वो खिलौना होता है ना, चाबी भर दो, एक बार छोड़ दो, जाके जा रहा है, दीवार में टकरा गया। समझ आ रहा है? कोई आप ही के पैर के पास वो वापस आके टकरा गया, टुक 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 टुक। तो अब ऐसे में भैया अब हमको पहुंचाना कहाँ है? ए भाई, अब यहां पर जैसे स्पर्म पहुंचा, ठीक है, कुछ इधर गए, कुछ लोग इधर आ गए, कुछ वापस इधर आ रहे। अबे थोड़ी ना कोई यहाँ गार्ड वार्ड होगा भाई, अबे इधर नहीं इधर जाओ। अब यहां पर एग है, अब कुछ लोग सीधा जा रहे हैं, मर गए वहीं। तो, अरे तो भाई उनके पास एनर्जी लिमिटेड होगा ना। चाबी आप भरोगे खिलौना में तो उतना ही चलेगा जितनी चाबी भरी गई थी, तो इसके पास भी लिमिटेड एनर्जी होगा। अब कुछ लोग बेचारे गलत रास्ते पहुंच गए, इधर जाग देख रहे हैं सब सुनसान कोई काम ही नहीं है यहाँ, गए, एनर्जी खत्म, कुछ लोग वहीं मर गए। समझ आ रहा है? अब कुछ का मतलब कई हजार होते हैं, कई हजार लाख, कुछ हजार कुछ लाख लोग इधर चले गए, कुछ यहाँ टकरा गए, कुछ रिवर्स आ गए, कुछ इधर ही मर गए, कुछ इधर मर गए, कुछ लोग तो दौड़ ही नहीं पाए जैसी दौड़े पता पड़ा टेल ही गायब हो गया, है ना। कुछ लोगों को खाना नहीं मिला तो थोड़ा सा चले वहीं ढेर हो गए। तो ऐसे इसलिए क्या है ना, इतना सारा स्पर्म छोड़ा जाता है कि भैया कुछ तो जाए एक तक। अब कई लोग जो हैं वो थोड़ा सा अब इधर के तरफ थोड़ा बैंड हो गए, अब कई लोग इससे आगे निकल गए, यहाँ आ गए। अब उसके बाद देखिए, अबे तो आगे आ गए, रास्ता भटक गए, पीछे मुड़े, एनर्जी खत्म, चाबी खत्म, वहीं मर गए। समझ आ रहा है? कई लोग बाजू से निकल जाते हैं, होश ही नहीं रहता कहाँ चल रहे हैं। कई बार होता है ना आप लोगों के साथ भी, कुछ और सोच रहे हैं, कोचिंग जाना है, वहां आगे आगे पहुंच गए, फिर बोले अरे रिवर्स आना है, पेट्रोल भी होना चाहिए रिवर्स आने के लिए, अब पेट्रोल नहीं है तो फिर गए वहीं अटक जा। तो इसीलिए क्या है ना, 20 से 30 करोड़ स्पर्म होना जरूरी है। अब 20 से 30 करोड़ में, 20 से 30 करोड़ में एटलीस्ट 60% स्पर्म सही शॉट होना चाहिए, मतलब जिसके हाथ पैर सही सलामत हो। समझ आ रहा? डिफेक्टिव ना हो। ठीक है, तो
जितना भी है उसमें से 60% स्पर्म शुड बी नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। मतलब जितने हैं उतने में से 60% कम से कम नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए। ठीक है, हेड वेट ठीक है उनका, समझ आ रहा बात है ना, मिडिल पीस ठीक है, टेल वेल ठीक है, पूंछ ऊंछ ठीक से काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब 60% जो नॉर्मल है, मतलब जो रेस में दौड़ सकते हैं, उसमें से 40% हाई एनर्जेटिक वाले होने चाहिए। अब ऐसे थोड़ी ना कि अब हाथ पैर तो सब के पास है, लेकिन रेस में जीतता तो कोई एक ही है, एक ही फर्स्ट आता है, तो बाकी लोग नहीं आ पाते क्योंकि एनर्जी कम है। जैसे भाई 17-18 लाख लोग नीट देते हैं, 80-90 हज़ार का ही सिलेक्शन होना है, क्यों? बाकी लोग सुस्त पड़े हैं। क्या करते हो? पढ़ते हैं सर। कितना पढ़ते हो? 3 घंटा सर। कितने घंटे में? 8 घंटे में सर। बाकी क्या करते हो? नहीं पता सर कहाँ जाता है। सुस्त, बता भी उस बात से समझ आता है कि पढ़ते ही नहीं हो, 3 घंटा भी नहीं पढ़ते हो। तो हाई एनर्जेटिक होना चाहिए, समझ आ रहा है? नेचर यही कहता है। और ह्यूमंस का इवोल्यूशन भी एक्चुअल में उसी ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है अच्छे से, जो हाई एनर्जेटिक थे। क्योंकि आप देखोगे तो ह्यूमंस के बहुत सारे वेराइटीज थे, निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन, होमोसेपियन, बट एक्चुअल में सबसे अच्छा इवॉल्व हुए होमोसेपियन, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक थे। समझ आ रहा है? और अभी भी जो लोग एक्चुअल में अच्छा नंबर लाते हैं या जो सक्सेसफुल होते हैं, उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी होती है, उत्सुकता होती है हर चीज़ के लिए। कई लोग सोचते सोचते निकल जाता है समय। सुबह उठे लेट हो गया, कोचिंग जाऊं कि नहीं जाऊं, छोटा सो जाते हैं, ठंड बढ़ेगी ठीक है, बाद में चले जाएंगे, बाद में देख लेंगे, कॉपी ले लेंगे। अरे नहीं रे भाई, सुबह मन नहीं करता है। अभी ठंड बढ़ेगा, 1 महीने बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग बिल्कुल जैसे ही वो लोग पलंग से उठते हैं, उनका पलंग वापस बुलाता है, आजा 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 आजा, बढ़िया गर्म है, हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जाने का नहीं। समझ जाने का नहीं है, एक बार उठे तो वापस जाने का नहीं है। ठीक है, तो इस ये थोड़ा सा क्या होता है बेटा, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपको हर दिन जो उठाता है एक मकसद के लिए उठना है। जब आप हर दिन एक मकसद के लिए उठते हो और जब सोते हो तो एक मकसद, एक टारगेट पूरा करके सोते हो, और सोते समय ये सोचना है कि मेरा मकसद कल सुबह से फिर से चालू होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप ज़्यादा सो ही नहीं सकते, इवन कम नींद आएगी। जब आपका मकसद जो है ना 24 घंटा आपको याद रहे, तो बेटा टाइम वेस्ट आप 1 मिनट भी करोगे ना तो जी मचलना चालू हो जाता है, साला 1 मिनट बर्बाद हो गया मेरा। और जब सुबह उठोगे, चाहे वो सुबह 5 बजे हो, कितना भी ठंड हो, जब आप उठो तो आपका लक्ष्य आपको खींच के लेके जाए पढ़ने के टेबल पर, और आपका बेड या आलस या ठंड या गर्मी आपके दिमाग पे कोई असर न डाले, तो बेटा ऐसे स्टूडेंट को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती सिलेक्शन से, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जब ये चीज आप करने लग जाओगे ना बेटा, तो आप बाकी लोगों से बहुत ऊपर उठ जाओगे, बहुत ऊपर उठ जाओगे। तो ये एनर्जी आप में होनी चाहिए। जो बोलते हैं ना जुनून, एक्चुअल में जुनून यही होता है। ये जो वर्ड है उसका बहुत सारा डेफिनेशन है, सबका एक ही चीज है, लेकिन अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा के रखो, जो भी बातें हो उसी लक्ष्य से रिलेटेड हो, और कुछ भी नहीं। जो भी आप करो, जितना भी समय आप देते हो, आपके लक्ष्य के लिए हो। आप बातें भी करो तो अपने लक्ष्य के प्रति, काम भी करो तो अपने लक्ष्य। सोते जागते जब आप एक ही चीज रटते हो ना, ठीक है, तो आप उसमें रम जाते हो। पुराने जमाने में ध्यान करने का एक कहावत है ना, हरिओम 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 हरि। जब आप एक ही चीज रटते हो, हरिओम हरिओम, या आपने कोई भी भगवान को जब आप बहुत याद करते हो, तो एक्चुअल में आप उसी के हो जाते हो। आपका खाना पीना उठना सोना हर चीज उन्हीं के लिए होता है, अपने भगवान के लिए होता है। जैसे पंडित जी लोग करते हैं, बहुत महात्मा लोग करते हैं। समझ आ रहा बात? तो बस रम जाओ और उसी में डूब जाओ, एक ही चीज में, बस मेरा लक्ष्य ये है और मुझे
24 घंटे में हर एक मिनट उसी के बारे में सोचना है, उसी के लिए काम करना है, उसी के बारे में बातें करना है। आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता। और वो एनर्जी होनी चाहिए, हर दिन सुबह उठते समय एनर्जी होनी चाहिए, साला आज तो मेरे को बहुत सारा चीज करना है। समय कम पढ़ना चाहिए, 24 घंटा आपको कम लगना चाहिए पढ़ने के लिए। समझ आ रहा है? तब आप समझ जाओ कि आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। और हाई रैंक लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। आपको रैंक लाना है, आप रैंक भी ला सकते हो, लेकिन दिमाग में आपका रैंक होना चाहिए, मुझे इतना रैंक लाना है, इतने रैंक के लिए इतना पढ़ना है। तो बेटा लक्ष्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सिलेक्शन। लक्ष्य का मतलब होता है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, आपको नीट में कितने मार्क्स अचीव करना है, उस वो टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। और आपको ये देखना है कि उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। और हमेशा हर दिन आप में एनर्जी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ बैठ गए सुस्ताते रहते हैं, ऐसे ऐसा नहीं होना है। समझ आ रहा है? सुस्ताने वाले, लो एनर्जी वाले यहीं रुक जाते हैं। तो 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए मिनिमम। जो 60% है उसका 40% स्पर्म एनर्जेटिक होना चाहिए, हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए। तो ये तो कुदरत का नियम है बेटा, देख लो, हम पैदा नहीं हुए थे तब से यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं 20 करोड़ स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचा, तो कितने करोड़ स्पर्म हाई एनर्जेटिक वाले होने चाहिए? इसका 60%, 20 करोड़ का 60%, 12 करोड़। 12 करोड़ का 40% होगा। अब कितना होगा 12 करोड़ का 40%? वाह, कहां से भैया? 12 करोड़ का 40% कितना होगा? अरे 12 करोड़ का 10%, 1.2, 12 चौक 48, 4.8 करोड़ स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज विथ हाईली एनर्जेटिक होने चाहिए। समझ आ गया? कैलकुलेशन समझ आ रहा है? इसका मतलब 40% मतलब इसका 40% नहीं है, जो नॉर्मल शेप एंड साइज है उसका 40%। ठीक है? क्लियर है इतना? चलो तो फिर लिखेंगे बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल बताओ। बाइसेक्सुअल एनिमल कभी कभी आता है। बाइसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? अर्थवर्म और लीच और और बताओ, एनिमल किंगडम में पढ़े हो? और बताओ बेटा जल्दी से। देख के ही बता दो। अर्थवर्म हो गया, ठीक है, लीच हो गया, और ये तो एक ही फाइलम का है, कौन से फाइलम का है? एनालिडा। और बाकी?
ये इसको ऐसा लिख लिया रो, कभी कभी आता है। और क्या होगा? स्पॉन्जेस, कॉकरोच, तो मोलस्का। मोलस्का में कौन होता है? बेटा आर्थ्रोपोडा से मोस्टली यूनिसेक्सुअल होता है। प्लेटिहेल्मिन्थ्स में, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में मोस्टली, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में बहुत सारे हैं ना, टेपवर्म है ना, और स्पॉन्जेस भी होते हैं बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल गैमेट दोनों बनाता है। सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स होता है, होता है। और टिनोफोरा आप लोग देख नहीं सकते? अच्छा 11th का नहीं है आप लोगों के पास। टिनोफोरा, आप लोगों का होमवर्क रहेगा, एक लिस्ट बनाएंगे बायसेक्सुअल एनिमल्स का, नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाएंगे, ठीक है? सारे एनिमल एक्सेप्शन एक्सेप्शन मिला करके ढूंढ ढांड के आपको करना है, ठीक है? क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक? मैंने दिया भी है एनिमल किंगडम में, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं बायसेक्सुअल के, ठीक है? चलो ये लिख लेना, इधर देखो, हाइपोथैलेमस से पॉजिटिव फीडबैक आएगा, क्या क्या आएगा भैया? GnRH, है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है? एंटीरियर पिट्यूटरी से LH FSH, LH लिडिक सेल के पास जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, प्लस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना, है ना, और जितने भी एक्सेसरी जो ऑर्गन्स हैं हमारे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हैं, उन सबको मैच्योर कराता है, ठीक? देन उसके बाद FSH जो रहता है वो सर्टोली सेल जर्मिनल एपिथेलियम में जाएगा, मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पे इसका एक्शन होता है और गैमेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ज़्यादा गैमेटोजेनेसिस हो गया तो यहाँ से इनिबिन प्रोटीन रिलीज होगा, इनिबिन हार्मोन, और ये इनिबिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लॉक करवाएगा FSH को, और इधर हाइपोथैलेमस से GnRH को ब्लॉक करवाएगा। टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा हो गया तो भी ठीक नहीं है, तो ये भी नेगेटिव फीडबैक से एंटीरियर पिट्यूटरी से LH को ब्लॉक कराएगा, और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हाइपोथैलेमस से GnRH को ब्लॉक करवा देगा। समझ आया बात आप लोगों को? तो ये पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो रहता है वो किसी चीज़ को रोकना या इनहिबिट करना। चलो बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।